जय हिंद भाई। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस को लेकर कि भाई बांग्लादेश इतना जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंट क्यों है, इंडिया के लिए क्यों है, अमेरिका के लिए क्यों है, चाइना के लिए क्यों है, और बांग्लादेश अपने आप को किस तरीके से देखता है। आपके लिए आपका देखने का नजरिया अलग होगा, अगले का देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होगा। तो सबसे पहले बांग्लादेश की लोकेशन के ऊपर गौर करते हैं। बांग्लादेश का अगर आप नक्शा देखें तो वो चारों तरफ से जमीन के ऊपर अगर देखें तो वो इंडिया से घिरा हुआ है। इंडिया के बॉर्डर अगर आप पूरी तरह नॉर्थ ईस्ट से शुरू करें तो आपका मिजोरम, मेघालय, आप इधर आ जाइए, आसाम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल जिसको बंगाल कहते हैं, ये सारी स्टेट्स के बॉर्डर्स वहां पर लगते हैं। अब ये तो रही बात लैंड की। जब जमीन की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, तो साउथ में पूरा बे ऑफ बंगाल है। और ईस्ट की अगर बात करें तो बहुत थोड़ा सा बॉर्डर है जो लैंड बॉर्डर म्यांमार के साथ लगता है, बहुत ही थोड़ा सा, चिटगोंग और उस साइड में। तो ये उसकी भौगोलिक स्थिति है। नजदीक में चाइना है। अगर देखा जाए तो चाइना और बांग्लादेश के बीच में मुश्किल से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। दैट इज डोकलाम और चिकन्स नेक, जो जिसको जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, और बांग्लादेश। तो ये बहुत ही नजदीक वो है, तो इसकी एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है। तो ये भौगोलिक स्थिति है बांग्लादेश की। बांग्लादेश अपने आप को किस तरीके से देखता है, देखिए, अगर आप उसके बुनियाद में जाएं हिस्ट्री में, तो बांग्लादेश की क्रिएशन तो टू नेशन थ्योरी पे हुई थी कि हिंदू मुसलमान और मुसलमान हिंदू एक साथ नहीं रह सकते, मुसलमानों को एक अलग मुल्क मिलना चाहिए, और उस हिसाब से बने थे। पाकिस्तान बना था, ये ईस्ट पाकिस्तान था। वो बात और है कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स और जिस तरीके से बंगाली मुस्लिम्स को दरकनार किया गया, उनको सेकंड ग्रेड पाकिस्तानी माना गया, कि मुजीबुर रहमान खड़े हो गए और उन्होंने अलहदा मुल्क दैट इज बांग्लादेश का नारा लगा दिया। इंडिया ने पूरी सपोर्ट करी, मुक्ति बाहिनी बनाने में और पूरी लड़ाई में सहयोग देने में पूरा सपोर्ट किया। अमेरिका उस समय पाकिस्तान के साथ था, उसने पूरा एंटी इंडिया स्टांस रखा। रशिया इंडिया के साथ था, चाइना उस समय न्यूट्रल था। तो बांग्लादेश बन गया। तो बेसिकली बांग्लादेश बना एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट पर। लेकिन जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान बना था तो वो एंटी हिंदू सेंटिमेंट पे बना था। तो एंटी हिंदू सेंटिमेंट कहीं गायब नहीं हुआ, वो बिल्कुल बरकरार है, क्योंकि इस्लामिक सोसाइटी है। और आप लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मुसलमान को हिंदू कतई पसंद नहीं आता और हिंदू को मुसलमान कतई पसंद नहीं आता। इंडिविजुअल लोगों की दोस्तियां जरूर होंगी, लेकिन अगर इसको आप एज कम्युनिटीज देखें तो ये एक दूसरे से बहुत मनमुटाव रखते हैं, नफरत भी रखते हैं, और ये हमें आए दिन देखने को भी मिलता है। तो ये फैक्ट है, रियलिटी है, और इससे शर्माने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो ये एक अंडरलाइन एस्पेक्ट बांग्लादेश का है। अब बात करते हैं, बांग्लादेश अपने आप को इस परिस्थिति में, दैट इज ज्योग्राफिकल सिचुएशन मैंने आपको बताई, मैंने आपको उनकी आइडियोलॉजिकल सिचुएशन बता दी, जिसके अंदर एंटी हिंदू बेसिस है और एंटी पाकिस्तान एक दूसरा फैक्टर है। तो ये एक एस्पेक्ट भी है। अब बांग्लादेश अपने आप को इस सिचुएशन में, इस सारे बैकड्रॉप में कैसे देखता है इंडिया को, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इंडिया को वो इसी प्रिज्म से देखता है जिस प्रिज्म से वो इंडिया से अलग हुआ था। वो भूभाग, जो लैंड का जो हिस्सा है, वो इंडिया से अलग हुआ था 1947 में। उस तरीके का
एंटी इंडिया सेंटिमेंट, एंटी हिंदू सेंटिमेंट बिल्कुल बरकरार है। और ये हमने अभी देखा जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर जेनोसाइड बांग्लादेश के अंदर हुआ, देखने को मिला और मिल रहा है। ये इस बात को अंडरस्कोर करता है कि 1947 में जो सोच थी वो अभी भी बरकरार है। टू नेशन थ्योरी उनके दिलो दिमाग में है और वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में मैनिफेस्ट होके आती है और उसका सॉफ्ट टारगेट हिंदू बनते हैं। तो ये तो रहा एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट है एक बिग ब्रदर सिंड्रोम। बिग ब्रदर सिंड्रोम यानी कि जैसे अमेरिका में चले जाइए तो मेक्सिको यूएसए से हमेशा डरा रहता है। उसको ये रहता है कि ये बहुत बड़ा मुल्क है, ये हमें खा जाएगा। यूरोप पूरा रशिया से डरा रहता है कि बहुत बड़ा मुल्क है, ये हमें खा जाएगा। मिडिल ईस्ट में चले जाएं तो फिरकेबाजी को छोड़कर अगर देखें तो सऊदी अरेबिया से ईरान खौफ खाता है। एक तो शिया सुन्नी वाला एंगल है, दूसरा है कि सऊदी अरेबिया काफी बड़ा है, ताकतवर है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, तो वो हमको डोमिनेट कर जाएगा। एक ये भी एस्पेक्ट है। तो आप कहीं भी देखिए, चाइना इंडिया के रिलेशन में देख लीजिए, चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है और हम हमेशा गार्डेड रहते हैं चाइना को लेकर फ्रॉम दिस एस्पेक्ट। और उसके अलावा पूरे साउथ चाइना सी के इलाके में जितने भी मुल्क हैं वो सब चाइना से इसी बात को लेकर परेशान रहते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो चाहे वो पाकिस्तान हो, वहां पे तो खैर हिंदू मुस्लिम और दूसरा एंगल भी है, बट अदरवाइज भी पाकिस्तान की बात कर लें, नेपाल की बात कर लें, नेपाल तो हिंदू मुल्क है लेकिन वहां की भी बात कर लें, आप म्यांमार की बात कर लें, चाहे आप बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, इन सारे मुल्कों की बात कर लें, इन सब के अंदर एक बिग ब्रदर वाला सिंड्रोम मौजूद है। तो बांग्लादेश बिल्कुल अछूता नहीं है, बांग्लादेश भी इंडिया को उसी तरीके से देखता रहा और इस चक्कर में वो हमेशा से इंडिया को बैलेंस करते रहे हैं। बेसिकली वो न्यूट्रलिटी वाला गेम इंडिया के साथ उन्होंने खेला है। इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश के साथ में जैसे नेपाल और जैसे भूटान के साथ में रिश्ते हैं ऐसे बन जाए, लेकिन वो बन नहीं पा रहे। एक तो लोकल पॉलिटिक्स इंडिया की है और दूसरा बांग्लादेश की जो लोकल पॉलिटिक्स है और उनका जो दर्शन है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करें तो आपको समझ में आएगा कि ये संभव नहीं है। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखते हैं, अगर बहुत ऐसे बॉर्डर्स खुल जाते हैं तो हमें लगता है कि यार बहुत सारे बांग्लादेशी हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, डेमोग्राफिक इशू बन जाएगा और इतनी ज़्यादा चीप लेबर आ जाएगी कि हमारी जो लेबर है वो काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाएगी और जो डायनेमिक्स हैं इंडिया के अंदर, इकोनॉमिक डायनेमिक्स हैं, पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं, उनको इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम भी नहीं चाहते कि बॉर्डर खुल जाए, बांग्लादेश भी नहीं चाहता कि ऐसा खुल जाए, ऐसा हो जाए और वो पूरी तरह इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। तो वो बैलेंस करता है। अब शेख हसीना की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि जी बहुत प्रो इंडिया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि वो बहुत प्रो इंडिया नहीं थी, वो बहुत कैलकुलेटेड तरीके से उन्होंने गेम खेला। वो इंडिया के साथ बैलेंस खेल रही थी। अब इंडिया से 8 बिलियन यूएस डॉलर्स की मदद भी ले ली, वहीं चाइना से 40 बिलियन की ले ली। शी जिनपिंग भी बांग्लादेश चक्कर मार के आ गए, शेख हसीना भी चाइना घूम के आ गई, चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी बांग्लादेश में काफ़ी हो रहा है। और हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश फौज का जो हार्डवेयर है, जो इंपोर्ट्स हैं, 86% चाइनीज ओरिजिन के हैं। इसको कॉन्टेक्स्ट में अगर हम डालें तो पाकिस्तान की डिफेंस के जो इंपोर्ट्स हैं, चाइनीज डिफेंस इंपोर्ट्स आर जस्ट 82%। तो पाकिस्तान जो हमारा आर्च राइवल है उसके 82% हैं चाइनीज इंपोर्ट्स और बांग्लादेश के 86% है। तो ये एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए व्हेन वी टॉक ऑफ शेख हसीना एंड when we say कि she was very pro India, I'm sorry, she was not that pro India as it is perceived. A. B. क्योंकि चाइना यहां पर काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा था और चाइना के इंटरेस्ट बहुत हैं। मैं बताऊंगा कि क्यों। बांग्लादेश का तो इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया कि भाई वो इंडिया को बैलेंस करना चाह रहा है। इंडिया और चाइना की जो राइवलरी है उसमें से माइलेज एक्सट्रैक्ट करते हुए चाइना से पैसा ले रहा है, वो उसका गेम प्लान है। तेज बुद्धि है ना, दिमाग तेज है।
तो वो अपना काम कर रहा है, ठीक है भाई, अपना अपना इंटरेस्ट होता है, अपने अपने मुल्क के मफाद होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, उसी हिसाब से काम करते हैं, तो वो भी कर रहा है, तो उसमें कोई दो राय नहीं। शेख हसीना ने उसी तरीके से ये गेम खेला। अब क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो अमेरिका पीछे कैसे रहे, क्योंकि ग्रेट गेम है, साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक रीजन, इंडियन ओशन रीजन, और ये सारी चीजें आपने खूब सुनी होंगी। ये वाला फैक्टर है, तो अमेरिकन इंटरेस्ट भी आ गया, अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट भी आ गया। और इंडिया की तरफ से देखें तो इंडिया के लिए भी सूट कर रहा है। इंडिया चाइना को बैलेंस करना चाह रहा है, तो इंडिया अमेरिका को शय दे रहा है, इंडिया अमेरिका को शय दे रहा है, इंडिया यूरोपियन यूनियन को शय दे रहा है कि भैया चाइना को काउंटर करो और इन्वेस्टमेंट लेके आओ। तो बांग्लादेश के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन का है, चाइना का है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। इंडिया का बहुत कम इन्वेस्टमेंट है और बांग्लादेशी बहुत स्मार्ट हैं, उन्होंने इंडिया का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लेने की कोशिश भी नहीं करी, जस्ट बिकॉज दे वांट टू बैलेंस इट आउट। अब चाइनीज इंटरेस्ट समझ लेते हैं। देखिए, चाइनीज की जब भी बात होती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का का जिक्र होता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया मलेशिया के दरमियान का एक छोटा सा एक चैनल है जहां से पूरी शिपिंग अफ्रीका से और मिडिल ईस्ट कंट्री से चाइनीज शिपिंग, ट्रेड शिपिंग यहां से होके गुजरती है, तब जाके वो ईस्टर्न चाइना पहुंचती है। चाइना की सारी इंडस्ट्री ईस्ट कोस्ट पे है। चाइना की 96% पॉपुलेशन ईस्टर्न चाइना में रहती है। चाइना के अंदर पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी ईस्टर्न चाइना में होती है और पूरा ट्रेड निकल के गुजरता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडिया के कार निकोबार आइलैंड्स के बहुत नजदीक है। हमारी नेवल पावर, एयर पावर बहुत स्ट्रांग है। अगर जरूरत पड़ी हम चाइनीज ट्रेड को कभी भी रोक सकते हैं, ब्लॉकेड कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में बहुत जबरदस्त पूंजी है और इससे चाइना बहुत परेशान है। इस चीज को काउंटर करने के लिए बेल्ट रोड इनिशिएटिव के जरिए उसने एक प्लान बनाया कि हम जिंगजियांग के जरिए होते हुए गिलगिट बल्तिस्तान, पंजाब, सिंध और फिर बलूचिस्तान के रास्ते गवादर पोर्ट से हम ट्रेड करेंगे। तो उसने पहले क्या किया, पहले तो जिंगजियांग प्रोविंस के अंदर जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी उनको डी इस्लामाइज कर दिया। कुरान के अंदर उसने बदलाव ला दिए कि आप कुरान वो पढ़ेंगे जो हम बताएंगे। तो उन्होंने कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो कि एंटी ह्यूमैनिटी है एज पर द चाइनीज, एंटी चाइना है, उनको उन्होंने वो हटा दिया। उन्होंने सारी मस्जिदों के ऊपर जो वो इस्लामिक जो डोम बनता है उन सबको ध्वस्त कर दिया और चाइनीज आर्किटेक्चर की मस्जिद बना दी। मस्जिद के अंदर किस तरीके का खुतबा होगा ये इसके ऊपर चाइनीज जो इंटेलिजेंस वाले हैं वो नजर रखेंगे। जितनी भी अरेबिक वहां पर स्क्रिप्ट में कोई भी चीज लिखी थी वो सब मिटा के हान चाइनीज में वो सारी स्क्रिप्ट कर दी गई है और उनको वहां पर इस्लामिक लिबास पहनना भी अलाउड नहीं है। बुर्का, अबाया, हिजाब ये सब नहीं पहन सकते आप। वो दाढ़ी रख के मूंछ नहीं कटा सकते जिसको सुन्नत बोलते हैं, ये सब बिल्कुल बैंड है। आप इस्लामिक टोपी नहीं लगा सकते। और उन्होंने वहां पर मुसलमानों को बहुत अच्छी तरीके से काबू कर लिया है। पहले आए दिन वहां पर आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी, अब वो सब वहां पर समाप्त हो गई हैं। जो राइट हुआ करते थे वो बंद हो गए हैं और वहां पर सब चाइनीज में कदम ताल कर रहे हैं। तो उसका मकसद ये था कि ये जो सीपीएसी का रास्ता जो बनाएंगे हमें कहीं पे अड़चन ना हो। तो चाइना ने तो कंट्रोल कर दिया लेकिन पाकिस्तान विफल रहा क्योंकि पाकिस्तान की फौज करप्ट, पाकिस्तान के जो पंजाबी एलीट है वो करप्ट। उन्होंने चाइनीज का बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया, खूब सारे पैसे उनके चोरी कर लिए, तो सीपीईसी ठप हो गया। तो जो गवादर से जो ट्रेड करने का सपना था आपका अफ्रीका से और मिडिल ईस्ट से, वो चाइनीज का ध्वस्त हो गया, ये प्लान खत्म हो गया। और ये चाइनीज को बहुत पहले पता लगने लग गया था, तो चाइनीज ने इसका ऑल्टरनेट वाया म्यांमार देखना शुरू कर दिया। उन्होंने म्यांमार के अंदर रोड्स और हाईवेज और रेल लिंक्स बनाए, पोर्ट्स का डेवलपमेंट किया, बे ऑफ बंगाल की साइड में जो उनके पोर्ट्स हैं उनको डेवलप करने के
उन्होंने इन्वेस्टमेंट करे। उन्होंने चाइनीज ने बर्मा के कोको आइलैंड जो अंडमान निकोबार के बिल्कुल नज़दीक है उसके ऊपर भी अपना बेस बना लिया, इसी मकसद से कि इंडिया को काउंटर किया जाए और लैंड और रेल के रास्ते बर्मीज पोर्ट का इस्तेमाल करके और इंडियन ओशन में घुसा जाए और ग्वादर का एक ऑल्टरनेट रखा जाए। लेकिन गुड और बैड, आंग सांग सू की जो वहां की जो नेता थी, प्रोवेस्ट थी, उनके खिलाफ मिलिट्री कू करवा दिया चाइना ने। फौजी जनता बैठ गई। फौजी हुकूमत ने आंग सांग सू की को जेल में कर दिया और बहुत ही प्रो चाइनीज स्टांस उन्होंने दिखाया। लेकिन आवाम वहां की खुश नहीं थी, विद्रोह हो गया, एक सिविल वॉर चल रहा है। और अब जो सुनने में आ रहा है कि सिविल वॉर में जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो हावी हैं और फौज हारती जा रही है। बेसिकली म्यांमार यानी कि बर्मा एक बहुत ही क्योटिक सिचुएशन में फंस गया है। वहां से खबरें कम आती हैं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से फेल्ड स्टेट बनने की कगार पर खड़ा हुआ है। तो यानी कि बांग्लादेश का काउंटर और या ऑल्टरनेट गवादर सपना भी ध्वस्त हो गया। अब उसकी नजर पड़ी बांग्लादेश के ऊपर। उसने कहा कि बांग्लादेश के थ्रू हम ये कार्रवाई कर सकते हैं। तो बांग्लादेश के थ्रू और जो भी एक छोटा सा लैंड बॉर्डर म्यांमार का पड़ता है उसके थ्रू कुछ लैंड रूट सेफ इलाकों से निकालते हुए चाइना लेके आएंगे और हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बाईपास कर देंगे। तो ये चाइना की कवायद थी। अब जब अमेरिका ने देखा कि चाइना इस तरीके का गेम खेल रहा है तो अमेरिकन कूद पड़े, CIA आ गया और वहां पर शेख हसीना जो कि बहुत प्रो चाइना दिख रही थी अमेरिका को, कह सकते हैं कि उन्होंने उसको अनस्टेबल कर दिया, उनकी हुकूमत को उखाड़ फेंका। अब यहां पर अमेरिकन ने जो इस्लामिस्ट हैं उनको सपोर्ट किया है, ISI की मदद ली है। भाई जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही होती है, ऊपर से जो दिखता है वो असल में नहीं होता है। जो दोस्त है वो दोस्त नहीं है और जो दुश्मन है वो दुश्मन नहीं है। पीछे बैक डोर में क्या खिचड़ी पकड़ी है आप कह नहीं सकते। तो अमेरिका ने ISI पुराना दोस्त है, उसकी मदद लेकर बांग्लादेश के अंदर घुसपैठ करी, पैसा फेंका, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराए, शेख हसीना को आउट कराया, बेसिकली चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। नुकसान इंडिया को हो गया। एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो पहले से बांग्लादेश के अंदर डेवलप हो रहा था उसको और पंप अप कराया गया। अब आप वहां पे जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं एंटी इंडिया एंटी हिंदू देख रहे हैं, लेकिन दरअसल ये पूरा जो गेम प्लान था ये एंटी चाइनीज था। तो इस तरीके से ये पूरा खेल हुआ है। अब इंडिया भी चुप बैठने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। अब इंडिया भी अपना गेम खेलेगा, कैसे खेलता है लेट्स सी। बट एट द एंड ऑफ द डे ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि नुकसान अगर किसी का होगा तो वो बांग्लादेश का होगा। बांग्लादेश जो कि बहुत बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा था, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक बहुत ही आइडियल मुल्क बना हुआ था। वहाँ पे एजुकेशन का इंडेक्स बहुत अच्छा सुधर रहा था, इकोनॉमी बहुत बेहतर हो रही थी। अब वो सब पानी में बहता दिख रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद कायम है। लेट्स सी कि वहाँ पर कैसे स्थितियाँ बदलती हैं। और ये हम लोगों का हमेशा से मानना है कि अगर बांग्लादेश प्रॉस्पर होगा, विकसित होगा, विकास होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो हमारे यहाँ पे जो बांग्लादेशी घुसपैठ करके आते हैं वो कम होंगे और हमारे ऊपर जो प्रेशर बनता है वो कम होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में जैसे हमने अफगानिस्तान को जीतकर अपने पक्ष में कर लिया, जैसे मालदीव्स जितने गुस्से से मोइजू आए थे और उनका अब भारत प्रति प्रेम दिखने लगा है, जिस तरीके से श्रीलंका हमारे खिलाफ रहा है और अब प्रो इंडिया नजर आ रहा है, इसी तरीके से आने वाले समय में मेरे को कोई संदेह नहीं है कि बांग्लादेश भी इसी तरीके से प्रो इंडिया होगा, क्योंकि उसका भी काम इंडिया के सपोर्ट के बगैर नहीं चलेगा। जैसा मैंने कहा, उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि हमारे बगैर उसका काम
नहीं चल सकता है। तो इसी के साथ मेरा ये पॉडकास्ट यहाँ पर समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।